नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस वीडियो में यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एई और यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। या तो उनसे क्वेश्चन से रिपीट होंगे या फिर उनके ऑप्शन से रिलेटेड आप देखेंगे कि बहुत बार आपको मिल जाता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, ये बताना है। अनास्था, अनेकता या फिर तिरोभूत फिर अनावृष्टि, इन चारों में से क्या होगा? इसमें हमारा आविर्भूत का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तिरोभूत इसका विलोम होता है। और इसके बाद में हमारा अनेकता, अनेकता का हमारा क्या होता है विलोम? एकता। इनको भी सब आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं एग्जामिनर की नज़र में ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर उसके बाद अनास्था का क्या है? अनास्था का होगा आस्था। इसी तरीके से अनावृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि होता है, अतिवृष्टि होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सबको अपने आप अटेम्प्ट करिएगा। जो वर्ड आपको ना आता हो वो अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा जिसमें आप उसको दोबारा पढ़ सकें। अगला है हमारा, अग्रज का विलोम शब्द है अक्षत, अतुल, अनुज या अटल। इनमें से कौन सा होगा? इसमें हमारा अग्रज का होता है सी ऑप्शन सही होगा, अनुज होता है। ठीक, अब इसके बाद में और भी देखते हैं। अक्षत, अक्षत का क्या होगा? अक्षत का होता है छत, विलोम शब्द। और इसी तरीके से अटल का क्या होगा? डावाडोल बोल सकते हैं या फिर डुलमुल बोल सकते हैं। डावाडोल होता है। ठीक, और अतुल का क्या होगा? तुल, अतुल का तुल होता है विलोम शब्द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द हमें बताना है, क्या होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि, इन चारों में से क्या होगा? सृष्टि का हमारा होता है प्रलय। ठीक, और इसका विलोम सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ठीक, और व्यष्टि और समष्टि जो है ये है आपके आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है बताना है। वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। इनमें से हमारा चारों में से डी ऑप्शन सही होगा, अलगाव। साहचर्य का होता है अलगाव। बाकी इसमें जो है क्या कहते हैं, वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। ठीक, और उसके बाद में असहयोग का क्या हो जाएगा? सहयोग होगा। ठीक, ये हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं विराट। विराट का विलोम क्या होगा? वृहद, वृहत, छोटापन या फिर क्षुद्र। इसमें से हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षुद्र होता है विराट का। ठीक, अगला देखेंगे स्पर्श। स्पर्श का विलोम शब्द क्या है? स्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श या अस्पर्श। देखिए ये तो आपका वाक्य वो उसमें वर्तनी शुद्धि में भी आपका पूछा जा सकता है इस तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सही तरीके से ये लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक, अस्पर्श को। अब इसमें ये वर्तनी शुद्धि में भी आपका आ सकता है, अस्पर्श किस तरह से लिखता है, चारों ऑप्शन दे दिया इसमें, लेकिन अभी विलोम पूछा गया था। ठीक, आगे है हमारा अमर। अमर शब्द का विलोम क्या है? मृतक, मृत्यु, मरण और मर्त्य, इन चारों में से क्या होगा? इसमें हमारा अमर का होता है डी ऑप्शन, मर्त्य। अमर का मर्त्य होता है। और मरण का क्या होता है? मरण का होगा जीवन, मरण का जीवन हो जाएगा। और मृत्यु का तो सभी को पता होता है, जन्म, जन्म हो जाएगा। और मृतक, मृतक का क्या होता है? देखिए मृतक क्या होता है? मृत होता है, मरा हुआ जिसको कहा जाता है मृतक हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। ये भी लगभग सबको आता ही रहता है। जन्म, मृत्यु और मृतक, जीवित जो है ये आपको याद ही होगा। फिर अगला देखते हैं, उक्त शब्द का विलोम बताना है। अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या फिर उपरयुक्त, इनमें से क्या बताना है कि उक्त का क्या विलोम शब्द होगा? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, उक्त का अनुक्त होता है। जबकि उपयुक्त का क्या होगा? उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, आ लगा देंगे, अनुपयुक्त हो जाएगा। और इसी तरीके से अनुपयुक्त, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक, अनुपयुक्त हो जाएगा, ये इसका विलोम है। ठीक,
इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद उपर्युक्त का क्या हो जाएगा आपका निम्नलिखित, निम्नलिखित या फिर अधोलिखित भी कह सकते हैं, अधोलिखित भी इसका विलोम शब्द हो सकता है। फिर अगला बढ़ते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द चारों में से बताना है, जगतमुखी या फिर वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। इसमें हमारा अंतर्मुखी का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहिर्मुखी होगा। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर वाचाल का क्या होता है, मूक होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, वाचाल का मूक हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, अगला है राजा। राजा का तो सबको पता ही होगा, क्या होगा, गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। सबसे पहले विलोम शब्द जब याद करना शुरू करते हैं हम लोग तब छोटे में, तो हम लोग राजा का, रंक यही सबसे पहले याद करते हैं। ठीक, और गरीब का क्या होगा, अमीर हो जाएगा, गरीब का अमीर। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे आकाश शब्द का। आकाश शब्द का विलोम भी पता होगा सभी को, धरती, नागलोक, जिन्हें नहीं पता बता देते हैं, पाताल या फिर समुद्र। तो आकाश का हो जाता है पाताल, आकाश का पाताल होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। इसमें आप देखिए अगले वाले क्वेश्चन में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी का शब्द है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या, पढ़ते हैं, हिंस, भास्कर या फिर रुपया या बादाम। इनमें से हमारा कौन सा शुद्ध है ये बताना है हमें। हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है ये हमारा शुद्ध वर्तनी है, और बाकी जो हैं सब गलत हैं। अब जैसे देखिए भास्कर, रुपया, बादाम ये गलत है। अब बादाम होता है, इसका क्या हो जाएगा, बादाम, ये सही हो गया। ये भास्कर लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये वाला भास्कर नहीं लगता, ये वाला सा लगता है भास्कर। ठीक, भास्कर का ये हो जाएगा। रुपया लिखा है, ये वाला बड़ा ऊ नहीं लगेगा, इसमें छोटा ऊ लगता है। ठीक, तो रुपया इस प्रकार से हो जाएगा, रुपया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा शब्द है वो। हस्तलिखित है, कुमुदनी है या आजीविका है या सत्याग्रह है। तो इसमें हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। जब अगर शब्द उच्चारण आप सही करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गलती है। तो ये क्या होना चाहिए था, आजीविका, मैंने बोल भी दिया था आजीविका, तो यहाँ से हमें ऐसा ही पता चल गया था कि ये गलत है। क्या हो जाएगा, आजीविका होता है सही शब्द। ठीक, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द सुने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये असली में शब्द क्या होता है। अगर ये कभी आपने सुना ही नहीं है तो आप सही कभी नहीं बता सकते। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जानने पड़ेंगे, तभी आप सही कर सकते हैं। देखिए कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, निरहंकारी, पैतृक या फिर जागृत या फिर निर्दयी। इसमें से कौन सा सही है। इसमें देखिए शुद्ध बताना है, शुद्ध है हमारा सी ऑप्शन, जागृत शुद्ध है, बाकी सारे जो हैं गलत हैं। पैतृक भी गलत है, निर्दयी भी, निरहंकारी भी जो है ये सब गलत हैं। पैतृक देखिए कैसे लिखते हैं, पैतृक लिखा हुआ है और होता क्या है, पैतृक होता है। ठीक, और निर्दयी लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, निर्दय होता है, निर्दय। और फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, निरहंकारी, निरहंकारी नहीं होता, निरंकार होता है, निरहंकार होता है। ठीक, अहंकार में जोड़ा गया है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। कुमुदनी, 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 इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। या हमारा कुमुदनी जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। कलेश, क्लेश, 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 इनमें से क्या होगा। इसमें से हमारा क्लेश ये वाला सही है, सी ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और ये वाला श्रृंगार। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, ये तीन गलत हैं। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, श्रृंगार, ये हो गया आपका श्रृंगार, ये सही वाला। फिर उसके बाद उज्ज्वल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उज्ज्वल ये तो जानते ही हैं, आपको रट चुका होगा, अभी तक में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार हम बता भी चुके हैं कि बी ऑप्शन है उज्ज्वल।
ठीक। अब इसके आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है बताना है। संन्यास या प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। इसमें से हमारा ए ऑप्शन संन्यास जो है ये सही है, बाकी ये 3 गलत हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं ये भी बता दें आपको। प्रत्युपकार क्या होता है? प्रत्युपकार इस तरह लिखा जाता है, प्रत्युपकार, ये वाली मात्रा लगेगी ये वाले ऊ का, ठीक। अब इसके बाद ये कौन सा है? दुरावस्था। दुरावस्था कैसे लिखते हैं? दुरावस्था, दुरावस्था लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और उसके बाद में कैलाश, कैलाश में सा गलत है, कैलाश इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हो गया कैलाश आपका, ये सही हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, इनमें से बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। सठ दर्शन या अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान, इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी जो है वो गलत हैं। देखिए सठ दर्शन कैसे लिखेंगे? सठ दर्शन लिखते हैं, सठ दर्शन, ये हो गया। अनापेक्षित कैसे लिखा जाता है? अनापेक्षित लिखते हैं, सही, अनापेक्षित लिखा हुआ है, ठीक, अनापेक्षित लिखते हैं। अब उसके बाद में क्लिष्ट, क्लिष्ट को कैसे लिखते हैं? क्लिष्ट लिखा हुआ है, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका सही। फिर आगे बढ़ते हैं। एक वर्तनी बताना है, इसमें से शुद्ध है कौन सी? आविष्कार, देवर्षि, निशब्द और जमाता। इनमें से हमारा ए आविष्कार जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी 3 गलत हैं। अब देखिए कैसे लिखते हैं। देवर्षि, देवर्षि, देवार्षि नहीं होता, ठीक, देवर्षि नारद कहा जाता था, तो ये यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, देवर्षि हो जाएगा इस प्रकार से। फिर निशब्द, निशब्द कैसे लिखा जाता है? निशब्द लिखा जाता है नि, यहाँ पर शब्द। जब आपको संधि पढ़ाएंगे, अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो ये चीज़ आपको पता होगी। ऐसे ही जमाता, जामाता होता है, ये हो गया सही इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक वर्तनी है, इसमें राज्य, महल, कोमलांगिनी या फिर निरोग, अछहड़ी, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध जो है हमारा डी ऑप्शन यह सही है, अछहड़ी शुद्ध वर्तनी जो है ये सही है। बाकी सब जो हैं अलग हैं। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, राजमहल होता है। इसी प्रकार से कोमलांगिनी, कोमलांगी होता है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। इस तरह से आपको लिखा हुआ बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन वो गलत लिखा होता है। आपका सही जो है निरोग इस प्रकार से होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द 4 हैं, स्त्री प्रेमी, स्त्रैण या फिर स्त्रियोचित या त्रियावशी। इनमें से आपको चारों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। इसमें आपका होगा स्त्रैण कहते हैं जो स्त्री के अधीन हो, ठीक। इसको जनाना मेहरा भी कहा जाता है। आपको बता दें इसमें जो त्रियावशी है इसका मतलब भी स्त्री के वशीभूत होता है, लेकिन ये त्रियावशी किसी भी शब्दकोश में नहीं पाया जाता, इसलिए आपका जो है व्याकरण की दृष्टि से आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो इसको ऑप्शन नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे स्त्रैण ही लगाएंगे, ठीक। ये ऐसे बोलचाल की भाषा में आपको मिल जाता है ये त्रियावशी, लेकिन किसी भी शब्दकोश में से शामिल नहीं किया गया है। फिर आगे देखते हैं, जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहा जाएगा? एक ऑप्शन है आकर्षित, आकर्षित या ऊसर या अकोर। इनमें से क्या होगा? आकर्षित होता है जो बोया और जोता ना गया हो, ठीक। अब जो ज़मीन होती है, ऊसर सोच रहे होंगे आप कि यहाँ ऊसर कहते होंगे, लेकिन नहीं, वो ऊसर जो होता है जिसके अंदर ज़मीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो, उत्पन्न करने की शक्ति ना हो, करने की शक्ति ना हो, तो उस जगह पर होगा क्या? वो ऊसर होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। जो सब कुछ खाने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्राही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। जो सब कुछ खाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहा जाता है, ना कि सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसको सर्वभक्षी कहा जाएगा, जो सर्व कुछ भक्षण करने वाला हो उसको सर्वभक्षी कहा जाता है, और जो सब कुछ
ग्रहण करने वाला हो। जब यहाँ खाने की जगह पे ग्रहण लिख दिया जाता तो सर्वग्राही मिल जाता आपको। ठीक, जो कुछ ग्रहण करने वाला हो तो उसको सर्वग्राही कहा जाता है, लेकिन सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी बोला जाता है। ठीक, सर्वहारी नहीं बोला जाता है, सर्वाहारी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन में अगर यहाँ आ की मात्रा लिखी लगी होती तब ये वाला सही होता है, ऐसे इसमें से कोई नहीं है। फिर उसके बाद अगला देखेंगे हम। अगला है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। समावर्जन, समावास, समावरण या समावर्तन। इसमें से हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। जब समारोह में गुरुकुल के स्नातक विद्याध्ययन कर चुके होते हैं तो उनकी विदाई जो होती है उसको समावर्तन कहा जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ है क्या? एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। इसमें से हमारा क्या होगा? पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। और एकादशी क्या कौन सी होती है? 11वीं तिथि होती है। एकादशी 11वीं तिथि होती है। और उसके बाद में पूर्णिमा, पूर्णिमा जो होती है वो 15वीं तिथि होती है। 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। फिर अगला देखेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी आपका वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। तो अनामिका इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर अगला देखेंगे। अगला है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो या बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम या फिर दामोदर। ये कृष्ण जी का पर्यायवाची भी है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ये कृष्ण जी का पर्यायवाची भी है क्योंकि उनके पेट में उनको रस्सी से बांध दिया गया था। ठीक, जिनमें ज़्यादा शैतानी ना करें। फिर आगे देखते हैं, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। क्या होगा? उत्तरापेक्षी, उत्तरण या प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। इनमें से हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्युत्तर। ठीक, और जो उत्तर की अपेक्षा करता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तरापेक्षी कहा जाता है। जो उत्तर की अपेक्षा करता है उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। और पार उतरने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्तरण कहेंगे। पार उतरने की क्रिया, उतरने की क्रिया क्रिया को कहा जाता है आपका उत्तरण कहा जाता है। और उत्तरोत्तर क्या कहते हैं? एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहा जाता है। एक के पीछे एक क्रम को कहा जाता है उत्तरोत्तर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, खोज करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या? अन्वेषक, अनुपम, अविंती या निवेशक। इनमें से हमारा ए ऑप्शन, जो खोज करने वाला होता है उसको अन्वेषक कहा जाता है। और उसके बाद में अनुपम है, जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहेंगे। जिसकी उपमा ना हो, उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम कहा जाता है। और निवेशक कौन होता है? निवेश करने वाला। आप लोग भी शेयर मार्केट में अगर निवेश करते होंगे तो आप लोग भी निवेशक हैं। न्यूज़ में भी बार बार इसको सुनते होंगे, निवेशक कहा जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। वाग्दत्ता, वाग्दान या वाग्बद्ध, वाग्दत्ते। इसमें होता है ए ऑप्शन सही, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ में विवाह का वचन दिया गया हो उसके वाग्दत्ता कहा जाता है। और वाग्दान किसे कहा जाता है? कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म जो होती है कि हाँ इसका वचन जो दे रहा है उसको वाग्दान कहा जाएगा। और उसके बाद में मौन, वाग्बद्ध कौन होता है? मौन। मौन को वाग्बद्ध भी बोला जाता है। और वाक चतुर, वाक चतुर इसका मतलब होता है वाग्दत्त का वाक चतुर मतलब होता है। फिर उसके बाद मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चश्म, चषक, चस्क या चषक। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी आपका वर्तनी शुद्धि में आ सकता है। ठीक, और चश्म क्या होता है? चश्म का अर्थ क्या होता है? नेत्र होता है। चश्म जो होता है इसका मतलब होता है नेत्र। और चषक का मतलब हो गया मदिरा पीने वाला प्यारा।
ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे जामुन का तद्भव तत्सम आ जाते हैं हमारे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं बताया है आपको हमने। वे शब्द जो आपके संस्कृत से डायरेक्ट हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब पहला है हमारा जामुन। जामुन का तत्सम रूप बताना है हमें। यामुन, यामुड़, जम्बू या जाम्बुड़, इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही है। जामुन का तत्सम रूप जम्बू होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। अगला है एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। बाकी सारे कौन से होंगे, तद्भव होंगे, नहीं तो फिर देशज विदेशज कोई शब्द होंगे। तो इसमें देखते हैं अनहित, विनीत और डाकिनी, अटारी, इनमें से हमारा तत्सम शब्द कौन सा है, डाकिनी। डाकिनी शब्द जो है हमारा तत्सम शब्द है, बाकी तीनों जो है आपके तद्भव शब्द हैं। अब डाकिनी का तत्सम है जब, तो इसका तद्भव भी हो सकता है। अगले एग्जाम में आपको तद्भव पूछ लिया जाए इसका, तो इसका तद्भव जो होता है डायन होता है। और विनीत, विनीत शब्द जो है ये तद्भव ये भी है आपका, और इसका तत्सम क्या होगा, विनती। इसका तत्सम होता है आपका विनीत होता है। इसी प्रकार से जो है अटारी, अटारी शब्द भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अट्टालिका। ये बहुत बार पूछा भी गया है, अट्टालिका। अब ये इसी तरीके से जब ऑप्शन में आप याद करते रहेंगे और ये पढ़ते रहेंगे ना इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी, एक में तो आपको 4-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, और उसके बाद में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा, चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारी, इन चारों में से कौन सा होगा। तो 14 जो है वो आपका तद्भव शब्द है, बाकी तीनों जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं। चतुर्दश, चतुर्दश का आपका क्या होगा, 14, देखिए ये ऊपर ही दे रखा है। ठीक, चतुर्थ क्या है, एक तत्सम शब्द है, और इसका हम लोग बनाए क्या है, 4 बनाए हैं हिंदी की गिनती में चतुर्थ का। फिर उसके बाद आगे देखेंगे अभ्यांतर का तद्भव शब्द है क्या, अंदर, भीतर, बाहर, गहरा, इनमें से क्या होगा, भीतर। अभ्यांतर का होता है भीतर, आपका ये तद्भव शब्द अभ्यांतर का भीतर होगा। और बाहर तथा गहरा तद्भव शब्द हैं, बाहर आपका और गहरा जो है ये आपके तद्भव शब्द हैं। इनका बाहर का क्या होगा तत्सम, वाह्य, वाह्य हो गया। और फिर गहरा का क्या होगा, गंभीर होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अभ्यांतर जो है ये आपका वर्तनी में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद ध्यान रखिएगा कि कैसे लिखा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है अब वर्तनी वाले में भी। एक तद्भव शब्द है इनमें से पंजर, पंचाली, पंडित या फिर पंजीरी, इनमें से हमारा क्या होगा, तद्भव मतलब पंजीरी, जिसका उद्भव हुआ है ये हमारा हो गया इसका पंजीरी। फिर उसके बाकी सब जो हैं ये तीनों शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। फिर आगे देखते हैं तद्भव शब्द बताना है, इसमें से अटल, आतुर या फिर अतिथि या फिर अजिर, इनमें से अटल जो है वो आपका तद्भव शब्द है, बाकी सारे आपके तत्सम शब्द हैं। अटल का तत्सम शब्द क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है। और ये सब जो हैं तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, बांका का तत्सम शब्द बताना है हमें। बांका का तत्सम शब्द क्या होगा, तिर्यक, वक्र, चाकू, वर्त, इनमें से हमारा क्या होगा, बांका का तत्सम शब्द वक्र होता है। तिर्यक का तिरछा होता है, तिरछा। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं बेंत। बेंत का तत्सम रूप बताना है, वेंत, वेत्र, वेंत्र या वेत्र, इनमें से हमारा क्या होगा, बेंत का वेत्र, ये बी ऑप्शन सही होगा, जिसका तत्सम रूप वेत होता है। फिर अगला देखेंगे चना का तत्सम रूप क्या होता है, चना का चणक, चणा, चाणक या चणाक, इनमें से कौन सा सही होगा। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही है, चना का तत्सम रूप चणक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊन का तत्सम रूप पूछा गया है। ऊन का तत्सम शब्द ऊन्य, ऊर्ण, उरण या ऊर्ण, इनमें से कौन सा होगा। इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही है, इसी की वर्तनी से इधर उधर कर दी गई है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। इसमें से इसका क्या हो जाएगा, ऊण हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे थाली। थाली का तत्सम रूप क्या होगा, स्थाली, थालिका, स्थाल या फिर थाली, इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही है, थाली।
और ये तीनों जो हैं ये आपके त्रुटिपूर्ण वाले हैं, जो इनको थोड़ा थोड़ा बदल के ऑप्शन बना दिए गए हैं। तो इसका क्या हो गया, तत्सम रूप स्थाली हो गया। ठीक, ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बढ़िया से। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।